चलिए तो हम अपना आज का वीडियो लाइव क्लास शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने कोशिका के जो है न्यूक्लियस तक पढ़ा था। न्यूक्लियस के बारे में नहीं जान पा रहे थे कि न्यूक्लियस क्या होता है। तो चलिए अब बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो कोशिकांग पढ़ रहे हैं हम। कोशिका जो हमारे जीवों की दुनिया है उसमें कोशिका थी। कोशिका में हम कोशिकांगों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो अगला है वो है केंद्रक या न्यूक्लियस। ये यहाँ पर बना हुआ है आपका केंद्रक है। तो कोशिका के कोशिकांगों के बारे में बात कर रहे थे हम। तो ये हमारे कौन कौन से कोशिकांग हैं। तो देखिए ये यहाँ पे केंद्रक है, तो जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस। जो हम देखा था तो जो हमारी कोशिका थी, ये यहाँ पर हम आप लोगों को डायग्राम दिखाते हैं कोशिका का। तो जो हमारी कोशिका थी प्लांट सेल्स, ये देखिए इसमें ये बना, ये कोशिका में यहाँ पर पाया जाता है, ये है न्यूक्लियस। जो यहाँ पर डायग्राम में बनकर दिख रहा है आपको, ये है पूरा न्यूक्लियस। तो इसी के बारे में हमने पढ़ना है। कोशिकांग के जो कोशिकांग है, न्यूक्लियस क्या होता है और उसमें क्या क्या पाया जाता है, कैसी इसकी संरचना होती है, इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए क्या होता है कि कोशिका द्रव के बीच, कोशिका द्रव यानी कि कोशिका द्रव होता है साइटोप्लाज्म, उसके बीच एक बड़ी गोल गाढ़ी संरचना पाई जाती है। गोल है और गाढ़ी संरचना पाई जाती है, इसे हम लोग केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। सभी जीवित कोशिकाओं में केंद्रक होता है। सभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं कि जीवित कोशिकाएँ होती हैं उन्हीं में क्या होता है, केंद्रक होता है। मृत कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक एक पतली झिल्ली द्वारा चारों ओर से घिरा होता है, इसे केंद्रक कला कहते हैं। जो केंद्रक है, जो बाहर से पतली एक लेयर से घिरा हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे? केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली कहते हैं, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। केंद्रक के अंदर का गाढ़ा अर्धतरल द्रव भरा रहता है, जिसे केंद्रक द्रव या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। केंद्रक द्रव में महीन धागों की जाल जैसी रचना पाई जाती है, जिसे क्रोमेटिन जाल कहते हैं। जो यहाँ पर रचना पाई जा रही है महीन जालों से, इसको बोलते हैं हम क्रोमेटिन जाल। और इसको क्या बोलते हैं? जिसे क्रोमेटिन जाल या क्रोमेटिन नेटवर्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन नेटवर्क भी कहते हैं। तो ये है आप लोगों के सामने डायग्राम में केंद्रक का ये चित्र है। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है देखिए। तो यहाँ पर जो है वो छिद्र है, केंद्र का छिद्र इसको बोलते हैं, ये है। और ये क्रोमेटिन झिल्ली, ये क्रोमेटिन जाल, और ये केंद्रक द्रव जिसमें भरा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये क्रोमोसोम का चित्र बना है, ये इसे बोलते हैं हम लोग क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम तो कहते हैं हिंदी में। तो गुणसूत्र की संरचना बनी हुई है। इसमें क्रोमोमीर होते हैं, क्रोमोमीना होती है, प्रोटीन की बनी आधात्री होती है, और सेंट्रोमीटर होते हैं। यहाँ पर देखिए क्रोमेटिन धागे जो होते हैं, क्रोमेटिन धागे की तरह रचना है गुणसूत्र क्रोमोसोम कहलाती हैं। जो क्रोमेटिन जाल के धागे होते हैं यहाँ पर जो पाए जा रहे हैं, उसी की रचना है। तो इसको हम क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। अब गुणसूत्र का कार्य क्या होता है? गुणसूत्र आनुवांशिक गुणों के वाहक कण होते हैं। आनुवांशिक का मतलब होता है जो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे लक्षण, उनके गुणों को हम क्या करते हैं? वाहक होते हैं, इन्हीं को ये ले जाते हैं। तो जिन्हें जीन भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं हम लोग? इन्हीं गुणसूत्रों को, इनके ऊपर क्या कहेंगे? उन्हें हम जीन भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? जीन। तो जीन होते हैं, जीन पैतृक गुणों के उत्तरदायी होते हैं। जो हमारे माता पिता के लक्षण है, पिता के जो आते हैं माता पिता के लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी में, तो उनको क्या करते हैं? ये ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि ले जाते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? इसलिए वंशागति के अध्ययन को जेनेटिक्स भी कहते हैं, क्योंकि जीन बोलते हैं उसको जो लक्षण को ले जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स भी कहते हैं। ठीक है, अनुवांशिकी भी कहते हैं। तो केंद्रक द्रव में एक और छोटी सी तथा गोल रचना पाई जाती है, जिसे हम लोग केंद्रका कहते हैं। ये केंद्रका यहाँ पर बनी हुई है गोल संरचना, तो इसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है। और केंद्रक कोशिका के भीतर सभी संपन्न होने वाली उपापचय क्रियाओं, जितनी मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं, वो सब क्या है? केंद्रक ही करता है। केंद्रक उनका उपापचय क्रियाओं का और जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। एक तरह से कहते हैं, मतलब घर में जो घर होता है तो उसमें कौन कंट्रोल करता है? माँ होती है, वो घर को पूरे को कंट्रोल करती हैं, पिता है जो भी घर को पूरे को कंट्रोल करते हैं। तो उसी प्रकार कोशिका होती है, कोशिका को कौन कंट्रोल करता है? पूरा नियंत्रण करता है। जितनी भी उपापचय क्रियाएं होती हैं तो उसको केंद्रक कंट्रोल करता है। केंद्रक का ये काम होता है, जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। जिस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है वह कोशिका मृत कोशिका कहलाती है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा, उसको हम कहेंगे मृत कोशिका कहेंगे। और गुणसूत्र जो होते हैं वो केवल कोशिका विभाजन के समय दिखाते हैं। जो कोशिका एक दूसरे भागों में बढ़ती है, दो भागों में डिवाइड होती है, तो उसको हम कहेंगे कोशिका विभाजन। तो तभी गुणसूत्रों को सही से देखा जा सकता है। अब बात करते हैं हम केंद्रक की। तो जो केंद्रक है न्यूक्लियर, जिसकी सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो रॉबर्ट हॉक ने कोशिका की थी और रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी की थी? केंद्रक की थी। 1831 ईस्वी में की थी। और आर्किड पादपों की कोशिकाओं में की थी। जो आर्किड का बीज होता है, तो उसके पादप की कोशिकाओं में उन्होंने देखा था केंद्रक को।
अगला है पॉइंट कि केंद्रक रस में प्रोटीन 70 से 75% पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड 3 से 5% पाया जाता है, डीएनए 10% होता है और आरएनए 2 से 3% होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आरएनए और डीएनए कितना परसेंट होता है। तो जो आरएनए और डीएनए होता है 10% और आरएनए होता है 2 से 3%। फास्फेट मूलक और धनायन जैसे पाए जाते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन्स मिश्रित होते हैं, ये सभी केंद्रक में पाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पर हम बात करेंगे तो जो जंतु कोशिका यानी कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका उसमें क्या अंतर होता है। मेन जो फैक्टर्स हैं, एक साइड होगी आपकी जंतु कोशिका यानी कि ये पादप कोशिका और एक साइड है जंतु कोशिका। तो दोनों में क्या होता है, क्या क्या डिफरेंस है देखो, तो हम देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्या क्या अंतर होता है। तो इसमें पादप कोशिका जो होती है, प्लांट सेल इसको बोलते हैं, उसमें मोटी एवं कड़ी कोशिका भित्ति के कारण कोशिका का नियमित आकार होता है, एक निश्चित आकार में कोशिका होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति के कारण जो सेल वाल होती है उसके कारण क्या होती है, कोशिका भित्ति के कारण नियमित एक निश्चित रूप होता है उसका। और कोशिका का यहाँ पर क्या होता है, अनियमित आकार का होता है। अगर क्योंकि ये इसमें सेल वाल नहीं पाई जाती है, उसको दबाने से दब जाती है तो इसमें चेंज हो जाता है, अनियमित आकार की हो सकती है कोशिका, जंतु कोशिका। अब आगे बात करेंगे, कोशिका भित्ति पाई जाती है वही है, और इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है जंतु कोशिका में। और इसमें कोशिका युक्त रस युक्त रिक्तकाएँ पाई जाती हैं। रिक्तकाएँ जो पाई जाती हैं वो केवल आपकी जो खाली जगह हो जाता है ना, रिक्तकाएँ पाई जाती हैं जीवद्रव्य की कमी के कारण, तो वो केवल पौधों में पाई जाएंगी, यानी कि पादप की प्लांट सेल्स में ही पाई जाएंगी और इसमें नहीं पाई जाएंगी। और लवक जो होते हैं, जो लवक होते हैं, लिपिड्स जो बोलते हैं यानी कि लवक, तो लवक जो होते हैं वो पाए जाते हैं, वो यहाँ पर अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट में हम बोलते हैं लवक, तो जो पाए जाते हैं वो यहाँ पर यह है कि पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं और लवक अनुपस्थित होते हैं, इनमें लवक नहीं पाए जाते हैं। और यहाँ पर अगला तारक या सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है, इसको हम बोलते हैं तारक या सेंट्रोसोम, इसमें नहीं पाया जाता और इसमें तारक अनुपस्थित होता है। तो यहाँ पर दोनों में अनुपस्थित लिख दिया, ये इसकी मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पर सेंट्रोसोम इसमें नहीं पाए जाएंगे और इसमें उपस्थित होंगे। सामान्यतः पक्षाविका और कसाविका अनुपस्थित होती हैं, जो पक्षाविका और कसाविका हैं वो अनुपस्थित होती हैं और इसमें पक्षाविका और कसाविका उपस्थित होती हैं, पाई जाती हैं। अब देखिए जो कोशिका हैं, यहाँ पर टेबल दी हुई है, तुमने बताया था आप लोगों को बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए कोशिका भित्ति है, वो पाई जाती है और उसका क्या काम होता है, जो कोशिका की रचना है उनके और कार्य दिए गए, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं और देयर फंक्शन, जो संरचनाएं होती हैं कोशिका में, तो उनके यहाँ पर कार्य दिए हुए हैं और यहाँ पर उनकी दी हुई हैं कौन कौन से कार्य वो करती हैं। जैसे कोशिका भित्ति है तो सेल वाल है, इसका काम क्या होता है, कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करना होता है और कोशिका को सुरक्षा और सहारा प्रदान करना, सहारा प्रदान करती है और सुरक्षा भी प्रदान करती है। कौन करती है, सेल वाल, जो पौधों में पाई जाती है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कार्य करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक कोशिका में दूसरी कोशिका से पदार्थों के अभिगमन पर नियंत्रण करती है। पदार्थ जो होते हैं जैसे एक कोशिका ये तो इसमें जो पदार्थ ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो इनको ट्रांसफ़र करने का नियंत्रण करती है, नहीं तो सबके पास ज़्यादा पहुंच जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये नियंत्रण करती है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद अंतःप्रदिव्य जालिका क्या कार्य करती है, ये कोशिका के भीतरी पदार्थों का संचार करती है। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया, क्या करते हैं, ये कोशिकीय श्वसन के लिए सक्रिय स्थल एवं ऊर्जा नियंत्रण करता है। जो कोशिकीय श्वसन होता है उसके लिए क्या करता है, एक सक्रिय स्थल बनाता है और उसकी ऊर्जा का नियंत्रण करता है। अगला है गोल्जी उपकरण, तो गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी बोलते हैं, तो ये क्या करता है, विशिष्ट पदार्थों का श्रवण करता है, संचयन करता है और उसके कोशिका के बाहर निष्कासन करने में सहायता करता है। अगला है राइबोसोम, तो राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण की से क्रिया करता है, बताया था ना, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। और लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहा जाता है इसको, और ये हाइड्रोलिक एंजाइम का भंडारण करती है। उसके बाद सेंट्रोसोम क्या करते हैं, कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं, सेंट्रोसोम। इसके बाद हरित लवक क्या होते हैं, ये मंड संश्लेषण की सक्रिय स्थल हैं, जहाँ पे मंड जो हरित लवक पाए जाते हैं पौधों में, तो वो क्या करते हैं, मंड यानी कि स्टार्च जो बनता है उसका संश्लेषण की सक्रिय स्थल है, उसका ये सिंथेसिस करते हैं। अवर्णीय लवक और वर्णीय लवक, अवर्णीय लवक क्या करते हैं, खाद्य संग्रहण में सहायक हैं, खाद्य का जितना भी संग्रह होता है, भोजन को इकट्ठा करना होता है, तो वो अवर्णीय लवक ल्यूकोप्लास्ट के द्वारा होता है, ये इसका काम होता है ल्यूकोप्लास्ट। वर्णीय लवक क्या करते हैं, तो ये फूलों फलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करते हैं। हमने बताया था वर्णीय लवक, वर्णक जो होते हैं वर्णीय लवक, तो वो रंग देते हैं, रंगों वर्णमान होता है रंग, तो रंग देते हैं उनको, फूलों एवं फलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ल्यूकोक्रोमोप्लास्ट, वर्णीय लवक। इसके बाद है केंद्रक का क्या काम होता है, तो कोशिका के जितनी भी हमने बताया अभी कंट्रोल करना, जितने भी विभाजन में सहायक हैं उन सभी को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। अगला है तुम्हारा गुणसूत्र, तो गुणसूत्र क्या करते हैं, जीन वाहक एवं कोशिकीय कार्यों का नियंत्रण करते हैं। जीन क्या करते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या करते हैं, जो जीन के वाहक हैं, गुण लक्षण हैं, उनको क्या करते हैं, कोशिकीय कार्यों का नियंत्रण करते हैं।
जितने भी माता पिता के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होने उनको कंट्रोल करते हैं। अगला है तुम्हारा केंद्रिका होती है, न्यूक्लियस क्या काम करती है, जो पाई जाती है केंद्रक के अंदर। तो ये भी प्रोटीन संश्लेषण और आरएनए और संश्लेषण में सहायक है। जो आरएनए का संश्लेषण होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है, तो उसी में ये सहायक होती है। अगला है केंद्रक झिल्ली। तो कोशिका द्रव्य में से केंद्रक और केंद्रक के कोशिका द्रव्य पदार्थों के अभिमान पर नियंत्रण करती है ये। तो कोशिका द्रव्य से केंद्रक क्या करती है, केंद्रक से केंद्रक और उसके केंद्रक द्रव्य पदार्थों का अभिमान पर नियंत्रण करती है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट थे। और यहाँ पर पूछा गया कि कोशिका की खोज किसने की थी, कुछ आपसे क्वेश्चन भी करवा लेते हैं। तो कोशिका की खोज यहाँ पर किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। और प्रोटोप्लाज्म को 2 भागों में बांटा जाता है। और कौन सा सत्य और असत्य है, तो लाइसोसोम द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है। कोशिका की सबसे बाहरी आवरण को कोशिका कला होती है, ये सही है। और अगला है तुम्हारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो शरीर की छोटी इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, ऊतक किसे कहते हैं। वनस्पति की कोशिका का नामांकन चित्र बनाइए। तो ये आप लोगों के नहीं है, तो आप लोगों के लिए हम अलग से प्रैक्टिस लाएंगे उसके करने के लिए। तो आप लोगों को छोटे से क्वेश्चन करवाएंगे, उसमें प्रैक्टिस करवाएंगे। तो ये हमारा था कोशिका, यहीं पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। जो हमारा टॉपिक था कोशिका, इसमें पूरा कोशिका और कोश की विभाजन की आवश्यकता पढ़ने की नहीं है। जो यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर कोशिका विभाजन भी पढ़ाइए, क्योंकि कोशिका विभाजन इंपॉर्टेंट है। तो कोशिका विभाजन यहाँ पर कभी पूछा भी नहीं गया है सुपर टेट में, और जितना सुपर टेट में पूछा जा रहा है उतना ही सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे। और आप लोगों के सिलेबस में दिया भी नहीं है, और कक्षा 6 से 8 तक की किताबों में भी नहीं है कोशिका विभाजन। तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं होता है आप लोगों के लिए। हालांकि इंपॉर्टेंट तो है पढ़ने के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उससे क्वेश्चन पूछे। तो हम आगे चल के अगली क्लासों में जहाँ जरूर आवश्यकता पड़ेगी, जहाँ पे जनन है, जैसे होता है जनन, तो जनन में कोशिका विभाजन की आवश्यकता पड़ती है। ये कोशिकाएँ क्या होती हैं, एक भाग से दूसरे भाग में टूट जाती हैं, बदल जाती हैं, तो 2 भागों में रचनाएँ कर लेती हैं। तो उनको हम कहते हैं कोशिका विभाजन कहते हैं। तो ये किस प्रकार से होता है, तो हम यहाँ पे जनन में पढ़ लेंगे कि कौन सा समसूत्री विभाजन होता है, कौन सा असूत्री विभाजन होता है, या गुणसूत्री विभाजन जो होता है। समसूत्री और असूत्री विभाजन होता है, तो उनको हम पढ़ेंगे। तो वहाँ पर उन लोगों को हम उनको कवर कर लेंगे। समसूत्री और जितने भी विभाजन होते हैं कोशिका विभाजन के बारे में, उसको हम कवर कर लेंगे। उतनी ही उसकी अवस्थाओं के बारे में भी पढ़ लेंगे, टीलोफेज, एनाफेज, तो इन सभी अवस्थाओं के बारे में भी बात करेंगे। तो अभी हमें यहाँ पर इतना ही टॉपिक पढ़ना था कोशिका के बारे में और कोशिकांगों के बारे में। कोशिका और कोशिकांगों के बारे में ही पढ़ना था, सुपर टेट के लिए इंपॉर्टेंट था। तो आज की हमारी लाइव क्लास, जो छोटी सी क्लास थी, वो यहीं पर खत्म होती है। हम मिलेंगे अगली क्लास के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण या सूक्ष्म जीवों के बारे में। उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, उसी के बारे में जीवों के, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करेंगे। तो जीवों की दुनिया ही ये टॉपिक चल रहा है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक